अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक गम आलूद खुसूसी कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। वो उदास बैठी मुस्तकबिल के ताने बाने बुनने में मसरूफ थी। उसकी माँ को दुनिया से गए हुए आज 10वां रोज था। अब वो खुद को इस भरी दुनिया में तन्हा महसूस कर रही थी। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके बाकी 3 बहन भाई भी बेयारो मददगार हो गए थे। ममता की शफकत भरी छाया अब उसके सर पर नहीं थी। अगरचे बाप मौजूद था मगर ना होने के बराबर। उसे तो अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं थी। नाजिया, ए नाजी, कहाँ गुम है? चल उठकर हांडी पका ले, पकड़ सब्जी भी मैं ले आया हूँ। वो खामोशी से थैला उठाकर छप्पर वाले बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। माँ की जिंदगी में कभी उसने ये काम नहीं किया था। वो कहती थी, नाजिया तुझे बहुत पढ़ना है, अभी तेरी उम्र काम करने की नहीं, बस तू जी लगा कर पढ़। इन्हीं ख्यालों में उसने सालन और खाना तैयार किया। चंगेर में रोटी सालन रखकर उसने बाप के सामने रख दिया। अभी अब्बा ने एक नवाला तोड़कर मुंह में रखा ही था कि उसके मुंह के जाविये बिगड़ने लगे। अब्बा ने पानी का गिलास गुस्से से जमीन पर पटका। ये सालन पकाया है तूने? इतना नमक, और रोटियां देख कैसे कच्ची पक्की और मोटी मोटी, मेरा तो हलक दुखने लगा है। वो अब्बू, मैंने पहली बार। बस बकवास न कर, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। कहा था मैंने तेरी माँ को, रहने दे इसकी पढ़ाई, लड़की जात है, काम धंधे से लगा इसको। मगर उस जाहिल औरत ने तो मेरी एक नहीं मानी। वो बकता झकता सोने के लिए कमरे में चला गया मगर नाजी आंसू बहाती रही। उसने मुन्नी, गुड्डू और पप्पू को खींचकर सीने से लगाया। अभी वो सिर्फ 13 साल की थी लेकिन अपने बहन भाइयों को माँ की तरह चाहने लगी थी। माँ के जाने के बाद उसके नाजुक कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारियां आन पड़ी थीं। दिन तेजी से गुजरते चले गए। माँ का चहलम भी हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो हर काम में माहिर हो गई। लेकिन अब्बा की तेवरियां हमेशा चढ़ी रहती थीं। मामूली सी बातों पर गुस्सा करता, अक्सर बच्चों को रुई की तरह धनक कर रख देता। बच्चों को बोझ समझने लगा था। नाजी ने स्कूल जाना छोड़ दिया मगर गुड्डू और पप्पू गांव के प्राइमरी स्कूल में जाते थे। मुन्नी अभी सिर्फ 1 साल की थी। उसका बाप करीमुद्दीन कराची में ड्राइवरी करता था। 2 माह गांव में रहकर वापस चला गया। अब्बा के जाने के बाद तो वो बिल्कुल अकेली रह गई। मगर भला हो के बराबर में उसके ताया का घर था जो उन सबको बहुत चाहते थे। मुख्तलिफ मिजाज होने के बाइस उसके ताया और अब्बा की आपस में कभी नहीं बनी। ताया अब्बा हर काम में ताई से मशवरा लेने के आदी थे, जबकि नाजी का बाप करीमुद्दीन उनका मजाक उड़ाता था और उन्हें रन मुरीद होने का ताना देता था। इसीलिए करीब रहकर भी दिलों में दूरियां थीं। लेकिन ये ताया की मोहब्बत का नतीजा था कि उन्होंने अपने भाई के कराची जाने के बाद घर के बीच की दीवार गिरा दी, जिस पर नाजिया ने खुदा का शुक्र अदा किया। अब दोनों घरानों का खाना पीना तो अलग था मगर ताया की निगरानी से उसे हौसला मिल गया था। अब्बा कराची जाकर बच्चों को बिल्कुल भूल गया। घर के खर्चे के लिए जो पैसे भेजता था वो भी उसने बंद कर दिए थे। इन हालात में ताया अपने 5 बच्चों की कफालत के साथ अपने भाई के बच्चों का भी बोझ उठाने लगा। जिंदगी घिसट घिसट कर जैसे तैसे चल रही थी कि 6 माह बाद ही करीमुद्दीन की कराची से आमद उनकी जिंदगी में फिर से जहर घोल गई। वो अपने हमरा एक औरत भी लाया था। सलाम कर नाजी, ये तेरी माँ है। बाप की ये बात सुनकर तो नाजिया का मुंह खुला का खुला रह गया। गहरा काला रंग, मोटे नकूश, मामूली सूट में मलबूस, अजीब करख्तगी लिए सूरत वाली औरत। पर अब्बा, ये जुबान बंद रखे, तेरी माँ है और इसकी इज्जत करना, वरना घर से बाहर निकाल करूंगा मैं तुझे, समझी? चल सलाम कर। अब्बा की गरजदार आवाज सुनकर ताई अपने कमरे से निकलकर सहन में आ गई और बोली, ये कौन है करीमुद्दीन? बीवी है मेरी, मैंने शादी कर ली है इसके साथ। भरजाई, इस घर को औरत की जरूरत थी जो ये जिम्मेदारियां निभा सके। माशाअल्लाह नाजी समझदार है करीमुद्दीन, और फिर वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। इस उम्र में तुझे शादी की जरूरत तो ना थी। भरजाई, नाजी कितनी ही समझदार हो जाए पर है तो कम उम्र ना, कल कलाओं को इसकी शादी भी तो करनी है, फिर कौन देखेगा ये घर? करीमुद्दीन, मेरा ख्याल है कि तब तक गुड्डू इस काबिल हो जाएगा कि उसकी शादी कर दी जाएगी। ताई ने तंजिया लहजे में कहा तो अब्बा धाड़ा। भरजाई, ये मेरे घर का मामला है, तुमको जरूरत नहीं इस मामले में बोलने की। उन बच्चों की खातिर ही तो मैंने निकाह किया है। सच तो ये है कि तुमको शादी का शौक था, वरना अगर ये तुम्हारा ही मामला था तो अपनी इन 4 मुसीबतों को भी अपना मामला ही समझते, ना कि हमारी जान का अजाब बनाते। भरजाई, मैंने कब तुमसे हाथ जोड़कर कहा था कि इनको संभालना? ना संभालती ना तू? वाह, नेकी कर दरिया में डाल। ए भाई मियाँ, ना संभालती तो जमाना बातें बनाता। एहसान मानने की बजाय तुम तो गले पड़ गए, कैसी शराफत है। ना संभालते तो मर गए होते ये सब। जमाने के खौफ से तूने बच्चों को संभाला ना, हमदर्दी की वजह से तो नहीं। अगर मरते थे तो मरने देते, मेरी भी जान छूट जाती। ताई के कुछ कहने से पहले ही वो औरत बोल पड़ी।
बड़ी ही चालाक औरत है तुम्हारी भरजाई, वो एहसान ही क्या जो जितलाया जाए। मैं तो कहती हूँ दीवार फिर से उठवा दो, वरना ये ख्वामखा हमारा घर खराब करेगी। उस काली कलोटी नई माँ की बेबाक जुबान ने तो नाजी को हिलाकर रख दिया। हाँ हाँ देख लूंगी तुझे भी, कैसे पालेगी यतीमों को, जाने किस कमाश की औरत है, अल्लाह जाने भाग कर आई है कि बेनिका। तेरी तो शक्ल से ही लगता है कि किसी भंगी चमार की औलाद है। आई बड़ी होशियार लोमड़ी, उठवा दे दीवार, हमें भी शौक नहीं ऐसी नेकियों का जिसको कोई मानने वाला भी ना हो। भरजाई अपना मुंह बंद कर ले, वरना क्या, वरना तेरी जुबान खींच लूंगा। अब्बा ताई के मुंह पर थप्पड़ मारने वाला था कि ताया आ गया। वाह करीमुद्दीन, आज ये भी दिन देखना था कि तूने अपनी माँ जैसी भरजाई पर हाथ उठाया। हुआ क्या है तुझे? फिर ताई ने ताया को सारी बात बताई। अगले ही दिन दीवार फिर से उठ गई। नाजी का दिल तो बुरी तरह टूटा था। सख्त सर्दी की उस रात नाजी और उसके छोटे बहन भाइयों ने बरामदे में ठिठुरते हुए गुजारी। घर के वाहिद कमरे में अब्बा अपनी नई बीवी के साथ ऐसे मजे से सोए थे कि अगले दिन दोपहर 12 बजे तक कमरे से बाहर ही नहीं निकले, जबकि उस कमरे के आगे बना बरामदा गुड्डू, पप्पू, मुन्नी और नाजी का ठिकाना था। खुले बरामदे में ठंडी हवा सारी रात उनके जिस्म में छेद करती रही। गुड्डू और पप्पू तो कुछ समझदार थे, मगर 1 साला मुन्नी से सर्दी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। ऐसे में नाजी उसे अपनी बाहों में भरकर सीने से भींचकर उसे अपने वजूद की गर्मी पहुंचाने की नाकाम कोशिश करती और बमुश्किल बहला पाती। अब वो अपनी मासूम नन्ही मुन्नी सी बहन को कैसे बताती कि उस कमरे से बेदखल करने में उनकी सोतेली माँ ही नहीं बल्कि सगा बाप भी शामिल था। वो बाप जो बज़ाहिर बच्चों का ख्याल रखने के लिए उस मोटी काली औरत को ब्याह कर लाया था, मगर उन्हीं बच्चों के वजूद से यकसर लापरवाह था। घर का काम अभी भी नाजी ही करती थी, जबकि सोतेली माँ दिन भर उस पर हुक्म चलाती रहती थी। मगर अब्बा के काम से वापसी के वक्त वो सर पर दुपट्टा बांधे हाय हाय करती रोटियां पकाने लगती और उसके अब्बा को लगता कि सारा दिन उसकी नई बीवी काम करती है। ये देखकर तो वो अपनी बेटी नाजी को डांट देता, जबकि वो अपनी बड़ी बड़ी सबज आंखों में आने वाले आंसुओं को रोके खामोश नजरों से बाप को बस देखती रह जाती। वो बाप को ना बता पाती कि सारा दिन वही काम करती है। उसकी नई बीवी तो उसे दिखाने को किसी न किसी काम में मसरूफ हो जाती है। वो ये बातें सिर्फ सोच सकती थी, अगर कहती तो घर से निकाल बाहर किया जाता। सोतेली माँ को आए हुए 2 माह हो गए थे। अब तो उसे आराम की आदत हो गई थी, बस हुक्म चलाती रहती। सारा दिन काम कर करके नाजी अगर थोड़ा सा सस्ताने के लिए लेट जाती तो झिड़क कर उठा देती। उठ, सोने लगी है मनहूस, काम तेरा बाप करेगा क्या, चल मेरे पाँव दबा। और वो अपनी ओढ़नी दुरुस्त करते हुए अपनी सोतेली माँ के पैर दबाने लगती। उस दिन गुड्डू और पप्पू स्कूल गए हुए थे। नाजी घर में मुन्नी के साथ अकेली थी। सोतेली माँ गली में गई हुई थी। नाजिया मुन्नी को कपड़े पहना रही थी कि उसके कानों में सब्जी वाले की आवाज आई। चल तू यहाँ बैठकर खेल, मैं सब्जी लेकर आऊँ, अम्मा तो पता नहीं कहाँ रह गई है। और खुद दरवाजे में खड़ी होकर सब्जी वाले को आवाज लगाई, चाचा जरा रुक, सब्जी देता जा। जो ही वो सब्जी लेकर मुड़ी, उसकी नजर बराबर वाले घर से निकलती सोतेली माँ पर पड़ी। जैसे ही वो घर पहुंची, उसकी सोतेली माँ भी चली आई। उसके हाथ से सब्जी वाला शॉपर छीन कर चारपाई पर फेंका और जोरदार थप्पड़ उसके नाजुक रुखसार पर जड़ दिया। बोल, क्या कर रही थी तू बाहर? अम्मा वो सब्जी देख, मैं सब्जी लेने गई थी। बकवास बंद कर अपनी, सब्जी लेने गई थी कि आंख मटक्का करने? नहीं अम्मा, मैंने सोचा हो सकता है कोई और सब्जी वाला ना आए तो मैं शाम के लिए। क्या समझती है तू मुझे बेवकूफ बनाएगी? मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। तेरे सारे करतूत बताऊंगी तेरे बाप को। कह दूंगी तेरी लाडली की जवानी बेलगाम होती जा रही है, ब्याह कर दे इसका। गजब खुदा का, पड़ोस में ही गई थी, मर तो ना गई थी। खुद तेरा बाप दूर परदेश में बैठा है। कल कला को तूने कोई गुल खिला दिया तो दुनिया वालों की थू थू मेरे हिस्से में आएगी ना। क्या जवाब दूंगी? सोतेली माँ ही कहलवाऊंगी ना मैं तेरी। नाजिया बेचारी तो चुपचाप सर झुकाए आंसू बहाती रही। कैसे कैसे इल्जाम लग रहे थे उसकी जात पर, अपनी सफाई भी ना पेश कर पा रही थी। अब रोना बंद कर, नहुसत फैलाई रखी है। मुझे भूख लग रही है, जा मनहूस खाना बना जाकर। कुछ देर बाद ना तेरी माँ के दूसरे याजूज माजूज की फौज भी आने वाली है। खुद तो मर गई, मेरी जान अजाब में डाल गई। नाजी के लिए तो जिंदगी रोज बरोज मुश्किल होती जा रही थी। वो अभी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसका जी चाहता था कि कैद से रिहाई मिल जाए। अगर वो तन्हा होती तो कब की जा चुकी होती, मगर मुन्नी का ख्याल आता था तो कलेजा कट कर रह जाता था। सोचती थी कि मेरी बाद मुन्नी का क्या होगा, गुड्डू पप्पू किस हाल में रहेंगे, अम्मा की रूह तड़प जाएगी। अपने छोटे बहन भाइयों की खातिर वो सोतेली माँ का हर जुल्म बर्दाश्त करती जा रही थी, लेकिन कब तक? उसकी उम्र और सोच पुख्ता नहीं थी। यही वजह थी कि उसने सोचे बिना बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। उस रोज भी मामूली सी बात पर सोतेली माँ ने हंगामा किया। ना सिर्फ डांटा बल्कि नाजी को बहुत मारा भी। नाजी को पीटने के बाद जब सोतेली माँ मोहल्ले के राउंड पर निकली तो नाजी ने एक अहम फैसला कर लिया। उसने एक थैली में मुन्नी के चंद पुराने कपड़े डालकर एक जोड़ा अपना रखकर मुन्नी को सीने से लगाया और जाने के लिए तैयार हो गई। ये छोटा सा घर जिसे जन्नत बनाने की कोशिश में उसकी माँ मन्नो मिट्टी तले जा सोई थी। माँ को याद करते हुए उसके गाल आंसुओं से भीग गए। फिर आंसू पहुंचकर वो जल्दी से उठ खड़ी हुई।
गुड्डू और पप्पू स्कूल गए हुए थे। उनको खुदा के सुपुर्द करके नाजी ने अलविदाई नजर अपने घर पर डाली और बाहर निकल आई। तेज तेज कदम उठाती वो आबादी से काफी दूर आ चुकी थी कि एक रक्षा उसके करीब आ रुका। बीबी कहाँ जाना है? कुछ देर सोचने के बाद उसके जहन में अपनी फूफी का ख्याल आया जो 3 गांव छोड़कर 90 चक में रहती थी। मुझे 90 चक जाना है, ये कहते हुए वो मुन्नी को संभालते हुए रक्शे में बैठ गई। ये उसकी बड़ी फूफी थी, मजाज में बिल्कुल अब्बा पर गई थी। अब्बा से किसी बात पर खफा थी, इसलिए बहुत कम उनके यहाँ आती जाती थी। लेकिन उस वक्त नाजी को उसके घर के अलावा कोई ठिकाना नजर नहीं आया। नाजी का अपना ननिहाल तो लाहौर में था, इतनी दूर कैसे जा पाती? जब उसकी माँ फौत हुई थी तो उसके ननिहाल वाले आए थे, बच्चों को साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन अब्बा ने जाने नहीं दिया था। उसकी वजह ये नहीं थी कि वो अपने बच्चों से प्यार करता था, बल्कि वो चाहता था कि नाजी की छोटी खाला से उसकी शादी हो जाए, मगर नानी नाना ने इनकार कर दिया। इसी जिद में ननिहाल वालों को अब्बा ने बच्चों से हमेशा के लिए मिलने से मना कर दिया था। 90 चक आ गया बीबी रक्शे से उतरकर फूफो की घर की तरफ चल दी। नाजी एक उम्मीद के सहारे यहाँ आई थी। उसने दरवाजा खटखटाया। फूफी ने दरवाजा खोला, उसे सर से लेकर पांव तक देखा और पूछा खैर तो है ना? फिर उसने फूफी को डरते डरते घर छोड़ने के बारे में बताया तो फूफी ने उसे घूर के देखा, अलबत्ता मुंह से कुछ नहीं कहा और खामोशी से उठकर कमरे में चल दी। फूफी ने उसे खाना दिया, फिर कच्चे से छप्पड़ नुमा कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कमरा है, यहाँ पर तुम सो जाना। मुन्नी को उठाकर जब वो कमरे की तरफ जाने लगी तो मुन्नी ने कहा, बाजी भूख लगी है। नाजी ने फूफी की बहू से कहा कि थोड़ा दूध होगा, मुन्नी को भूख लगी है। फूफो की बहू ने कुछ बुड़बुड़ाते हुए थोड़ा सा दूध कप में डालकर दिया। नाजी को इस जिल्लत पर बहुत रोना आया। दूसरी तरफ सोतेली माँ ने पूरे गांव में धूम मचा दी कि नाजी कहीं भाग गई है। हाय मेरे खुदाया, ये भी मुझे दिन देखना था। मैं तो पहले ही कहती थी कि इस छोकरी के लक्षण अच्छे नहीं, ये जरूर किसी दिन भाग जाएगी। बेड़ा गर्क हो चंडालन का, दुनिया तो मुझे ही ताने देगी ना। जन्मों जली मेरे मुंह पर कालक मल गई। सोतेली माँ ने बिला वजह गुड्डू और पप्पू को मारना शुरू कर दिया। काफी देर तक उनको पीटती रही। बच्चे रो रो कर शोर मचाने लगे कि बराबर वाले घर से ताई आ गई। छोड़ इनको कलमुही, तेरे इसी जुल्म की वजह से बच्ची घर से चली गई है। ताई ने दोनों को खींचकर पीछे किया। ना क्या मतलब है तेरा? कौन से जुल्म होते थे उस पर? वड्डी आई बड़ी हमदर्द, संभालती ना फिर इनको। जैसे तू इनको मार रही है ना, यही हाल तू नाजी के साथ करती थी। मैं कहती हूँ दफा हो जा तू वापस अपने घर, छोड़ दे, ये मेरे बच्चे हैं। अब इन मासूम बच्चों का ख्याल ना आता ना तो मुझे भी तेरे घर आने का शौक नहीं था। तुझसे तो खुदा ही पूछेगा। ताई बुलंद आवाज में बोलती अपने घर वापस लौट गई। तुझे अपनी सोतेली माँ का नंबर याद है नाजिया? फूफी ने उससे पूछा। नाजिया तो सहम गई कि कहीं फूफी उसे वापस जाने का न कहते, हालांकि वो यहाँ भी नौकरानियों की तरह ही काम कर रही थी। मगर सोतेली माँ के दोजक से कहीं बेहतर था। क्यों फूफो, मैं उसे इतला दे दूं कि तू यहाँ है, परेशान होती रहेगी। वो परेशान नहीं होगी फूफो, वो तो खुश होगी। मगर हमें तेरी खातिर खुद पर इल्जाम तो नहीं लगवाना ना। क्या खबर तू पहले कहाँ से भटकती हुई यहाँ आई है? नहीं फूफो, मैं तो और कहीं नहीं गई, सीधी आपके पास आई हूँ। चल तू बेशक नंबर ना दे, पिंड कौन सा दूर है, मैं खुद जाकर कह दूंगी। पर फूफो मुझे वहाँ नहीं जाना। देख कैसे जुबान चलाती है, इसी वजह से तू मार खाती होगी। तुझे कौन वापस जाने का कह रहा है? फूफो के आखिरी जुमले पर वो खुश हो गई और फिर नंबर बताने लगी। फूफो ने सोतेली माँ को फोन किया और उसे कहा कि अपने शोहर को बता देना कि नाजी और मुन्नी मेरे घर में है। नाजी अब यहाँ ही रहेगी क्योंकि मैं इसका निकाह कर दूंगी। और फिर फूफी ने वैसा ही किया, अपनी शादीशुदा बेटे से उसका निकाह कर दिया। फूफी के इस फैसले पर उनकी बहू रूठ कर मेके चली गई। असल में फूफो ने पोते की आस में बेटे की दूसरी शादी की थी, क्योंकि उनकी बहू की पहले ही 5 बेटियां थीं, कोई लड़का पैदा न कर सकी थी। फूफो को पोता चाहिए था। पोते के जुनून में फूफी ने अपने बेटे की शादी नाजी से कर दी, जो उससे 18 साल बड़ा था। नाजी के पास फूफी की बात मानने के अलावा कोई चारा न था। नाजी के निकाह के अगले रोज सोतेली माँ ने फूफी के घर आके बहुत ववेला मचाया। कहने लगी कि मैं तो मुन्नी को वापस लेने आई हूँ, मुन्नी तो मेरी औलाद है। नाजी की रूह कांप गई, कहने लगी नहीं, मैं अपनी मुन्नी, अपनी गुड़िया को वापस नहीं जाने दूंगी उस दोजक में। लेकिन फूफो के आगे उसकी एक ना चली और मुन्नी अपनी सोतेली माँ के साथ चली गई। नाजी मुन्नी को याद कर करके सारी रात रोती रहती थी। सोतेली माँ मुन्नी को तो ले आई थी, मगर उसे बेकार समझकर जैसे एक तरफ फेंक दिया। मुन्नी नाजी को याद कर करके रोती तो वो उसे और मारती। गुड्डू और पप्पू अपनी नन्ही बहन को सीने से लगाए फिरते। उन्होंने तो स्कूल जाना भी छोड़ दिया, कहीं हमारी गुड़िया को वो बला निकल ही ना जाए। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। मुन्नी अब 4 साल की हो गई, हर चीज को समझने और परखने लगी। इस उम्र में बच्चे शरारतें करते हैं, खेलते हैं, लेकिन हालात की सितम ज़रीफी ने उससे उसका बचपन छीन लिया था। उसकी आंखों में हर वक्त एहसास महरूमी और खौफ नुमाया रहता। भाई खुद मार खा लेते, लेकिन अपनी गुड़िया को अपनी सोतेली माँ के साए से दूर रखते, मगर ऐसा कम ही हो पाता। वो मुन्नी के जिस्म पर पड़े नील और आंखों के नीचे लगी चोटों के निशान देखकर दिल महसूस कर रह जाते और सोचते, काश नाजी बाजी ने मुन्नी को उसके साथ ना आने दिया होता। उधर फूफी के घर नाजी हर वक्त कामों में मसरूफ रहती। अपने शोहर की पहले से 5 बेटियों की परवरिश करती। फूफी को नाजी के वजूद से नहीं बल्कि उसके अंदर पलने वाले वजूद से गर्ज थी। वो माँ बनने जा रही थी।
ایک روز نازی کی اچانک ہی طبیعت بگڑی، فوراً دائی کو بلایا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے پیاری سی بچی کو جنم دیا۔ بیٹی کی پیدائش پر تو گھر میں سب کو سانپ سونگ گیا۔ پھوپھی نے طنزیہ جملوں کی بارش کر دی، شوہر نے بھی منہ موڑ لیا۔ دن پر دن گزرتے رہے، شوہر کا مزاج بگڑتا جا رہا تھا۔ بچی کی پیدائش نے اسے چڑچڑا کر دیا تھا۔ پھر ایک دن کسی معمولی سی بات پر شوہر نے نازی کو طلاق دے دی۔ نازی نے ایک تھیلے میں اپنی بیٹی کے چند کپڑے رکھے اور اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر پہنچ گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے بہن بھائی صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، جو نازی کو دیکھتے ہی خوشی سے اس کی طرف بھاگے۔ باجی آ گئی، باجی آ گئی۔ اتنے میں سوتیلی ماں آ گئی اور بیزاری سے پوچھنے لگی، خیر تو ہے، تو کیسے آ گئی؟ اماں، مجھے بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں طلاق دے دی گئی ہے۔ تیرے تو لچھن تو شروع سے ہی خراب تھے۔ خیر تو یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی نا، تو پھر کیا لینے آئی ہے؟ اتنی غیرت والی تھی تو نہر میں ڈوب کر جان دے دیتی نا۔ نازی سوتیلی ماں کے تانے سن کر خاموش ہو گئی۔ اس نے گھر کا نظام ایک بار پھر سنبھال لیا۔ ایک روز نازی منی کے کپڑے بدلنے لگی تو اس کے جسم پر جگہ جگہ پڑے نیل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہوا ہے منی؟ میں گر گئی تھی باجی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا، ادھر دیکھو میری طرف، اماں تمہیں مارتی ہے نا؟ ہاں باجی، اماں نے ہی مارا ہے، پتہ ہے پپو کو بھی اماں نے گرم چمٹے سے مارا تھا۔ کیا؟ نازیہ تو تڑپ کر رہ گئی۔ فوراً پپو کو بازو سے پکڑ کر سامنے کیا، جو چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ اس کی گردن پر جلنے کا نشان تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری جان، مجھے معاف کر دو، میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ وہ تینوں سسک کر رہ گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ انہی دنوں ابا کے رشتے کی بہن اپنے بیٹے کے لیے نازی کا رشتہ لینے آئی۔ سوتیلی ماں تو راضی نہیں تھی، لیکن اس کی دور پار کی پھوپھی نے بھی رشتہ لے کر ہی جان چھوڑی، اور اس طرح وہ اپنے دوسرے شوہر نعمان کے گھر آ گئی۔ نعمان اچھا انسان تھا، اس نے کھلے دل سے نازی کو اس کی بیٹی کے ساتھ قبول کیا۔ نازی تو اپنے شوہر کی محبتیں پا کر نہال سی ہو گئی، خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ لیکن ابھی تقدیر نے کچھ اور امتحان لینے تھے نازی سے۔ نازی کا دل ایک انجانے خوف اور وہم سے دھڑکتا رہتا تھا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر۔ ایک رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو منی کی یاد نے اسے بے چین کر دیا۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن منی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئے گی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ یہ فیصلہ کر کے مطمئن ہو کر سو گئی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا شوہر گھبرا گیا۔ کیا ہوا نازی؟ میری منی، میری گڑیا، خدا کے لیے اسے بچا لو، وہ سوتیلی ماں، وہ ڈائن اسے مار ڈالے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم نے کچھ خواب دیکھا ہے، ہم منی کو لے آئیں گے، تم پریشان مت ہو۔ تمام رات اس نے جاگ کر اپنی بہن کے لیے دعائیں مانگی۔ اگلی صبح نازی جاگی تو اس کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ رات کو اس نے خواب بھی تو بہت برا دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ نازی نے فون اٹھایا تو اس کا بھائی تھا۔ باجی وہ ہماری منی مر گئی۔ نازی تو جیسے چکرا کر ہی رہ گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ اس کے رونے کی آواز سن کر اس کی ساس بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں مر جاؤں گی پھپھو، ایسا نہیں ہو سکتا، میری منی نہیں مر سکتی۔ یہ سچ تھا کہ منی اپنی موت نہیں مری تھی، اسے قتل کیا گیا تھا۔ اسے مارنے والی کوئی اور نہیں، اپنی ہی سوتیلی ماں تھی، لیکن اس نے اقرار نہیں کیا تھا۔ پورے گاؤں میں ایک کوہرام سا برپا تھا۔ منی کی لاش گاؤں کے چوہدریوں، نمبرداروں اور ملکوں سے انصاف مانگ رہی تھی۔ اس روز منی کو بہت تیز بخار تھا۔ سوتیلی ماں نے اسے چائے بنانے کا کہا۔ بیماری نے 6 سالہ منی کو کمزور کر دیا تھا۔ اس نے چارپائی سے اٹھنا چاہا مگر نیچے گر گئی۔ چائے نہ ملنے پر سوتیلی ماں کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا۔ اس نے دروازے کی کنڈی چڑھائی اور منی کو گھسیٹتی ہوئی گھر کے واحد کمرے میں لے گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، اسے اپنا کام کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ مکر کرتی ہے، کام سے جان چھڑاتی ہے، میرے حکم کو نہیں مانتی۔ دیکھنا آج میں تیرا وہ حشر کروں گی، تو یاد رکھے گی، تو روئے گی، تڑپے گی، مگر میں تجھ پر رحم نہیں کروں گی۔ سوتیلی ماں نے تیز دھار چھری اس کی آنکھوں کے سامنے نچائی۔ خوف سے منی کی چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ مجھے مت مارو اماں، میں نہیں روؤں گی، میں تیری ہر بات مانوں گی، تجھے ابھی چائے بنا کر دیتی ہوں، اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دے۔ مگر اس ظالم عورت پر ان التجاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھری منی کے سر میں گھونپ دی۔ خون کی گرم دھار تیزی سے نکلی اور وہ 6 سالہ معصوم بچی تڑپنے لگی، آن بان میں ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اسے ٹھکانے لگانے کا سوچا۔ جلدی جلدی اپنے اور اس کے خون آلود کپڑے اتار کر صاف کپڑے پہن لیے اور اسے بھی پہنا دیے۔ زمین پر سے خون اچھی طرح صاف کر کے چھری اور خون آلود کپڑے اپنے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں چھپا دیے۔ منی کے جسم میں ایک بھی قطرہ خون کا نہ تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت اس کا راز افشا کر دے گی۔ پپو نے اسے پلاٹ میں چھپاتے کچھ دیکھ لیا تھا۔ سوتیلی ماں نے تو منی کے قتل کو حادثاتی موت قرار دیا۔ کبھی کہتی غسل خانے سے گر گئی، کبھی کہتی سیڑھیوں سے۔ منی کی لاش پنچایت کے سرپنچوں کے منہ پر تماچا تھی۔ وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس گھر میں بچوں کے ساتھ کیسا انسانیت سوز ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ خاموش تماشائی بنے رہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ان کا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اگر تعلق نہیں تھا تو پھر یہ انصاف کے علمبردار کیوں بنے ہوئے تھے؟ پپو نے جا کر پلاٹ میں مٹی میں کچھ کھودنا شروع کیا۔ وہاں سے اسے چھری اور خون آلود کپڑے ملے۔
جب پولیس تفتیش کے لیے آئی تو پپو نے پولیس کو وہ ساری چیزیں دیں۔ پولیس نے سوتیلی ماں کو گرفتار کر لیا۔ پھر جب تھانے لے کر جا کر پولیس نے اپنے انداز میں پوچھا تو اس نے اقبال جرم کر لیا اور اسے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ لیکن ابھی ایک عدالت باقی ہے جہاں انصاف ہونا ہے، اور جو جتنا ظلم کرتا ہے وہاں اسے اتنی ہی سزا ملتی ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نازی کو تو صبر آ گیا، مگر جب کبھی منی کی یاد شدت سے آتی ہے تو وہ تڑپ اٹھتی ہے۔